देखो, हिंदी साहित्य में भाषा खंड एक आसान सा टॉपिक है। उसमें समझो 7-8 टॉपिक है मेनली। अपभ्रंश दिखेगा आपको सामने से, अपभट्ट दिखेगा, प्रारंभिक हिंदी दिखेगा, ब्रज दिखेगा, अवधि दिखेगा, खड़ी बोली दिखेगा। और इन सबको इसलिए लाया गया क्योंकि इन सब ने योगदान दिया मानक हिंदी में। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा मोटो यही है, आसान से समझते चलो। सबसे बड़ा मोटो यही है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये मानक हिंदी के विकास में या फिर उसको स्थापित करने में कैसे योगदान देती हैं। जैसे सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है, तो एक सवाल आता है या फिर एक विषय है, टॉपिक है कि 19वीं शताब्दी के दौरान मानक हिंदी कैसे स्थापित हुई या फिर खड़ी बोली ने कैसे स्थापित होकर मानक हिंदी का रूप लिया। तो उस चीज को अगर हमें समझना है तो पहले हम अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी, ब्रज, अवधि और जो उपभाषाएं होती हैं उनको, खड़ी बोली और मानक हिंदी को समझेंगे। अब उपभाषाएं जैसे राजस्थानी हो गया, बिहारी हो गया, पहाड़ी हो गया, पश्चिमी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, ये सब यूपीएससी ने पूछा कभी नहीं है। लेकिन जब हम डिस्क्राइब करने जाते हैं किसी चीज को, जैसे समझ लो कि हम अगर अवधि को डिस्क्राइब करने गए, तो वहां पे हम लिख देते हैं कि अवधि का जो विस्तार है पूर्वी हिंदी के ही एक उपबोली के रूप में अवधि आती है। तो वहां पे हम इंट्रोडक्शन जब बताने जाते हैं तो हमारे पास एक आधार होता है छोटा सा। मैंने कल जैसे एक फोटो भी भेजी थी कि कैसे यूपीएससी पूछता है। देखो, तीन तरह से, तो पहले जैसे आज हम बात करेंगे अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी से। तीन तरह तो फिक्स मान के चलो। एक भाषिक परिचय, व्याकरणिक परिचय, साहित्यिक परिचय। चाहे इसको बोल लो भाषिक विशेषता, व्याकरणिक विशेषता, साहित्यिक विशेषता। कोई भी भाषा अगर होगी तो उसमें उसकी भाषिक विशेषता क्या है, ध्वनि के आधार पर वो कैसे चल रही है, कैसे उनमें जो व्यंजन है, स्वर हैं, चीजें कैसे बदल रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो ये हो गया उसका भाषिक विशेषता। अब जब भाषा एक तरह से अपने आप में स्थापित हो जाएगी तो वो व्याकरण के रूप में आने लगती है। उसको थोड़ा सा और सटीक किया जाने लगता है कि अब भाषा तो बन गई है, अब व्याकरण भी बन जाए कि उसका गलत उपयोग ना किया जाए। संज्ञा के रूप में आ जाए, सर्वनाम के या फिर विभक्ति रूप में आ जाए, क्रिया संरचना के आधार पर आ जाए, और बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद जब व्याकरण बन जाता है, भाषा स्थापित हो चुकी होती है, शब्दावली निर्मित हो जाती है, तो फिर बनता है साहित्य। और साहित्य के लिखने के लिए, जैसे अगर समझो बघेली मैं जानता हूँ या फिर बघेली मेरे यहाँ की बोली है, तो इस बोली की एक व्याकरणिक विशेषता नहीं है। जैसे अभी बोल दिया कल चलबे, चलबे कल, तो क्रिया पहले है, कर्ता बाद में है, तो इसका आगे पीछे होना एक तरह से ऐसे है कि अगर इसमें कुछ लिखा भी जाएगा तो वो छुटपुट होगा, एक बड़ा साहित्य नहीं लिखा जा सकता। लेकिन जैसे आप पढ़ोगे, ब्रज पढ़ोगे, अवधि पढ़ोगे, अपभट्ट में भी आपको साहित्य मिलेंगे, अपभ्रंश में भी आपको साहित्य मिलेंगे, प्रारंभिक हिंदी में भी आपको साहित्य मिलेंगे। लेकिन वहां पे साहित्यों की थोड़ी विशेषता ये होगी कि वो फिक्स नहीं होंगे, उस आधार पे हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो तीन चीजें हमको देखनी है, भाषिक विशेषता, व्याकरणिक विशेषता, साहित्यिक विशेषता। अब यूपीएससी इस पे घुमा के क्या पूछ सकता है कि अपभ्रंश की विशेषता बताओ। तो अब हमारे दिमाग में क्लिक किया कि अपभ्रंश की विशेषता मतलब क्या, क्या उसकी साहित्यिक विशेषता बतानी है, जैसे बहुत लोग करते हैं केवल साहित्यिक विशेषता बता दी। अपभ्रंश की विशेषता क्या उसमें व्याकरणिक विशेषता बता दूं, जैसे दृष्टि के नोट्स में दिया है कि ध्वनि संरचना के आधार पर ये विशेषता है। या फिर उसकी व्याकरणिक विशेषता बता दूं कि संज्ञा के आधार पर ऐसा, सर्वनाम के आधार पर विभक्ति के रूप में प्रसर्ग कैसे प्रयोग होते हैं, भूतकाल भविष्यकाल में कैसे रूप आता है, क्रिया संरचना कैसे बनती है, शब्दकोश कहाँ से लिए गए। तो ये, तो जब हमसे पूछेगा, समझते जाना, जब हमसे पूछेगा भाषिक विशेषता, बहुत बार आप चाहो तो वो खोल के रख सकते हो, यूपीएससी का पीवाईक्यू। अब पीडीएफ अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो देख लो, मिल जाएगा। तो आप उसको खोल के रखो, वहां पे कितना घुमा घुमा के पूछता है। एक बार पूछेगा अवहट्ट की भाषिक विशेषता, ठीक है, समझ गया कि भाषा के आधार पर बताना है, ध्वनि संरचना के आधार। दूसरी बार पूछेगा कि अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषता, ठीक है, समझ गया, संज्ञा सर्वनाम के आधार पर क्रिया संरचना क्या है, विशेषण क्या है, कैसे रूप बनाया जाता है, शब्दकोश क्या है, कहाँ से वो विकसित हुई, वो सारी चीजें।
एक पूछता है साहित्यिक। हालाँकि अपभ्रंश और अवहट्ट में इतने साहित्य नहीं मिलते और इतने नहीं मिलते, इसलिए आप थोड़ा-सा इसके लिए अपने से सोच के देखो कि जहाँ पे ज़्यादा चीज़ मिलेंगी नहीं तो यूपीएससी पूछेगा ही क्यों? क्यों पूछेगा अपभट्ट की साहित्यिक विशेषता बताओ? तो आप पीवाईक्यू चाहे 1979 से देख लो या फिर अभी देख लो, आपको नहीं मिलने वाला अपभ्रंश की साहित्यिक विशेषता। और एक आता है कि अपभ्रंश की विशेषता बताओ, तो छुट-पुट लिखने के लिए कि साहित्यिक विशेषता में तो आप बता दोगे पशिरव रासो या फिर वगैरह-वगैरह जो भी मिलते हैं, उनकी तुलना आप कर दोगे, ठीक है? हम वहाँ तक जाएँगे कि जैसे पाली से शुरू करेंगे, ठीक है? पाली से शुरू करके हम समझेंगे जैसे पाली में कुछ लिखा है, वो तो ठीक ही है। मान लो संस्कृत में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो अब हम इस स्तर पर तैयारी करेंगे, इस स्तर पर उस चीज़ को समझेंगे कि वो संस्कृत को हम पाली में बदल पाएँ। उस संस्कृत को जैसे मान लो प्राकृत है, तो उस प्राकृत को हम अवहट्ट में बदल पाएँ या फिर अपभ्रंश में बदल पाएँ, अपभ्रंश को अवहट्ट में बदल पाएँ, अवहट्ट को प्रारंभिक हिंदी में बदल पाएँ। तो वहाँ तक हम जाएँगे, ठीक है? एक आधार तो मिल गया कि भाषिक विशेषता पढ़नी है, व्याकरणिक विशेषता पढ़नी है और साहित्यिक विशेषता मान लो अभी नहीं पढ़ना, कल से हम साहित्यिक विशेषता भी पढ़ने लगेंगे जब ब्रज और अवधि शुरू करेंगे। और उसमें फिर हमको खुसरो, कबीर वगैरह जो भी पढ़ने पड़ेंगे, हम देखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ा जाए? समझ गए इतना क्या-क्या बोला मैंने, क्या-क्या समझाने की कोशिश की, कि कैसे बढ़ना है? जैसे यूपीएससी जो पूछ रहा है, उससे बगल में नहीं जाएँगे। उसके आगे वाला क्रम ही हम पकड़ेंगे और एक लीक से चलते रहेंगे। ठीक है? यहाँ से बढ़ा जाए अब। कोई डाउट हो, कुछ बताना हो और तो आप बता सकते हो। हेलो। सर इसमें विशेष सर इसमें विशेषता में क्या बता सकते हैं? क्योंकि उसमें सर 150 शब्दों में देखो, लिखना होता है तो। विशेषता में वही दिक्कत है कि 150 शब्दों में लिखना है, तो आप 4 पॉइंट लिखोगे भाषिक विशेषता, जैसे केवल विशेषता पूरी, 4 पॉइंट भाषिक विशेषता, 4 पॉइंट व्याकरणिक विशेषता, 1 पैराग्राफ साहित्यिक विशेषता का। जैसे साहित्यिक विशेषता में अबहट्ठ, अपभ्रंश में ज़्यादा कुछ है नहीं, आरंभिक हिंदी में थोड़ा-थोड़ा मिलने लगता है। तो वहाँ पे हम 1 पैराग्राफ लेंगे और कंक्लूज़न कर देंगे कि अब हट्ट को देखा जाए तो इस तरह की विशेषताएँ शामिल रखता है जो आरंभिक हिंदी या फिर मानक हिंदी के विकास का एक सोपान तैयार करता है या फिर एक नींव तैयार करता है। ऐसा कंक्लूज़न खत्म कर देंगे। और हमें अगर मिल गया, जैसे विद्यापति का हमको मिल गया एक उदाहरण कि विद्यापति ने कहा क्या, एक सेकंड रुक जाओ। देसिल बयाना सबजन मिट्ठा तैसिन जंप्यो अबहट्टा, मतलब देसिल भाषा देसिल बयाना कहा अबहट्ट को। तो उस चीज को जैसे हमको विद्यापति का मिल गया या फिर हमको किसी कामता प्रसाद गुरु का मिल गया या फिर हमको किशोरीदास वाजपेयी का मिल गया, तो वो सब हम यूज कर लेंगे। जैसे अगर प्राकृत को डिफाइन करना है तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि प्राकृत को हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, तीसरी। तो कंटेंट के आधार पे आप टेंशन ना लो, हम बताएँगे कि कैसे करना है, कौन से और राइटर जैसे हेमचंद हो गए, मार्कंडेय हो गए, सिंहदेव हो गए, उन्होंने क्या कहा, क्या चीज़ें बताई, तो वो सब तो करेंगे। अब हम बढ़ते हैं संस्कृत से, ठीक है? जैसे हिंदी का अगर विकास होगा तो संस्कृत से होगा कि संस्कृत से पाली बना, प्राइस का विकास प्राकृत के रूप में होता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृत पहले पाली बनी, फिर पाली के बाद फिर प्राकृत आई, मतलब द्वितीय चरण की अवस्था, फिर प्राकृत का तीसरा चरण अपभ्रंश आता है। तो विद्वान ऐसे-ऐसे मत रखते हैं। तो हम पहले प्राकृत और पाली को समझ लेते हैं। इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, कुछ सवाल या फिर कुछ बताना हो तो बताओ फिर। पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, मेरा भी क्लियर होगा, सही रहेगा। ज़्यादा सवाल अगर होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और एक साफ-सी बात कि अभी हम सिर्फ़ बात करेंगे अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी। पाली और प्राकृत को हम इसलिए ले रहे हैं, यूपीएससी भी नहीं लेता, हम सिर्फ़ इसलिए ले रहे हैं, वो आपको 60 मिनट बाद पता चलेगा कि हम किस लिए ले रहे हैं पाली और प्राकृत को। क्योंकि उसको लेना थोड़ा-सा ज़रूरी है, अगर वहाँ से हम समझ जाएँगे, उसको हम संस्कृत से अगर पाली बना ले रहे हैं, तो समझो कि हम काम कर लेंगे, ठीक है? बढ़ा जाए? जी सर। हाँ, ठीक है। मैं नोट्स भी भेज दूँगा क्या-क्या मैंने लिखा है। हालाँकि समझ नहीं आएगा, समझा दूँगा एक बार क्या है, तो फिर आप खुद ही बना लोगे अपने से। जैसे प्राचीन आर्य भाषा,
वैदिक संस्कृत, शुरू वैदिक संस्कृत मतलब जो संस्कृत वेदों में मिलती है, वेदों की आप संस्कृत पढ़ोगे ना तो अलग स्तर की संस्कृत है उसको, जैसे जो स्कूल कॉलेज में संस्कृत चलती है ना उससे भी अलग लेवल पे वो संस्कृत है। 2000 से 1000 ईसा पूर्व में वो संस्कृत प्रचलित हुई। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक गई। फिर जो हमारे सिलेबस पे है वो मध्यकालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा में पहले तो पाली भाषा चलती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। फिर प्राकृत चलती है 0 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कुछ लोग मानते हैं कि यह आगे से पीछे भी गई है या फिर इसका मूल रूप पहले प्राकृत से संस्कृत को स्थापित किया गया, फिर संस्कृत को दोबारा जब उसको परिष्ठित किया गया तो उससे फिर प्राकृत बनी। तो ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा विचारक या फिर जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं। और हमारे सिलेबस पे जो है या फिर जो यूपीएससी पूछता है वो अपभ्रंश और अभट्ट मेन पूछता है। और मान के चलो आरंभिक हिंदी 5 से 7वीं ईस्वी अपभ्रंश का मान लो, 7 से 9वीं ईस्वी अभट्ट का मान लो और 9 से 11वीं ईस्वी अब आरंभिक हिंदी का मान लो। और मूलतः अगर नोट करना हो तो 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच का हम पढ़ने वाले हैं। इसी की तुलना करेंगे, संबंध बताएंगे, अंतर समझेंगे क्या क्या है। ठीक है। एक सवाल और जैसे अभी क्लियर कर दूं कि अगर तुलना आएगा ना तो वहां पे एक जैसे आ गया कि अपभ्रंश 2024 में आया था, अपभ्रंश और अभट्ट की तुलना करो। तो यहाँ पे मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि तुलना में क्या क्या लेना है। क्या केवल भाषिक विशेषता लेना है या फिर अगर केवल तुलना बस बोला है तो सब कुछ लेना है। अगर भाषिक तुलना बोला है तो फिर सिर्फ भाषा का बताना। तो ये चीज आपको बतानी होगी लास्ट में। अब देखो, आधुनिक आर्य भाषा 1100 ईसा पूर्व से अब तक, जैसे हिंदी जानती हो, बंगला हो गई, उड़िया हो गई, असमी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, पंजाबी, सिंधी। इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप यूपीएससी का मॉड देखोगे ना तो थोड़ा सा पूछने लगा है। हो सकता है कि विवाद जब हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो एक दिमाग में आ गया हो यूपीएससी के कि असम में लगातार विवाद चलते रहते हैं, तो हिंदी साहित्य में असम के बारे में पूछ सकते हैं कि असमी हिंदी आर्य भाषा में आधुनिक आर्य भाषा में कैसे महत्व रखती है या फिर क्या उसका विशेषता है, कैसे उसके गुण हैं, लक्षण पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है। हम समझ चुके हैं कि वैदिक हिंदी पहले होती है, वैदिक से फिर लौकिक हिंदी होती है, फिर पाली होती है, प्राकृत होती है, प्राकृत से तीसरी अवस्था में विकसित होती है अपभ्रंश, अपभ्रंश का भ्रष्ट रूप है अवहट्ट, और अवहट्ट से निखर कर आरंभिक हिंदी बनती है। मतलब हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है। इतना हमें समझना है। हालांकि मैं शायद मोनोलॉग कर रहा हूँ, पर आप लोग अगर बीच में चाहो तो पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपसे भी पूछूं, आप लोग उसमें शामिल हो। ठीक है। जैसे थोड़ा सा बात करते हैं, यही एक बेसिक बनाते हैं। जैसे होता नहीं है कि हमें कंक्लूजन इंट्रोडक्शन के लिए थोड़े बेसिक की जरूरत होती है। तो अपभ्रंश के विकास से ही हिंदी का विकास हमें मान लेना चाहिए। ऐसे आपको मिलेंगे बहुत सारी, जैसे अपभ्रंश का हिंदी साहित्य के विकास में योगदान। तो अगर हम ऐसे बोल दें कि अपभ्रंश के विकास से ही हिंदी का विकास मान लेना चाहिए, तो ऐसा हम क्यों बोलेंगे? साहित्यिक विशेषता के आधार पे बोला होगा या फिर भाषिक विशेषता के आधार पर कि कुछ अक्षर जैसे परसर्ग होते हैं। परसर्ग मतलब कि जैसे अपभ्रंश में क्या होता है, निर्विभक्तिक रूप प्रयोग होने लगता है। तो जब परसर्ग यूज होने लगते हैं तो वैसे परसर्ग या फिर वैसे सर्वनाम अगर हिंदी में भी मिले तो लगने लगेगा हमें कि हाँ उसका भाषिक विकास हुआ है। कुछ विद्वान तो ये तक मानते हैं कि आरंभिक हिंदी के विकास से हिंदी की शुरुआत, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि अपभ्रंश से हुआ, कुछ लोग मानते हैं आरंभिक हिंदी से हुआ, तो कुछ लोग ये भी मानते होंगे कि अभट्ट से हुआ। तो आप अगर पेपर खोल के बैठो तो वहां पे आपको एक सवाल जरूर मिल जाएगा कि अबहट्ट का हिंदी के विकास में योगदान। तो हम क्वेश्चन के मोड को समझते हुए थोड़ा सा एक वो बनाते हैं। जैसे मैं फोटो भी आपको भेज ही देता हूँ। एक सेकंड। मैं इसको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक है, अभी तो जस्ट फोटो भेज रहा हूँ। तो देखो, जैसे अगर बोले
कि अपभ्रंश का विकास। तो एक लाइन अगर हम लिखना चाहें, जैसे ये लाइन मैंने नोट से छापी हुई है और उन्होंने उनसे छापा हुआ है, कहाँ से, जो होता नहीं है इग्नू नहीं है, इग्नू के उससे छापा हुआ है कि अपभ्रंश के केचुल को धीरे धीरे छोड़कर हिंदी की बोलियों के रूप में विकसित होती रही, हिंदी बोलियों के रूप में विकसित होती रही। तो उस चीज को आप कैसे समझते हो? एक केचुल जो होता है, यहाँ पे समझो कि उसका निखार हो रहा है। जैसे प्राकृत का भ्रष्ट रूप अपभ्रंश है और अपभ्रंश का भ्रष्ट रूप अवहट्ठ है। अवहट्ठ से घिसकर आरंभिक हिंदी बना, आरंभिक हिंदी से कुछ उपबोलियां शामिल हुई, हिंदी की उपभाषाएं आई, और हिंदी को उपभाषाओं में फिर आपको समझ आएगा कि अपभ्रंश के केचुल को धीरे धीरे छोड़कर ही हिंदी की बोलियों के रूप का विकास हुआ। उस चीज को हम समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट हम आते हैं पाली में। ये आधुनिक हिंदी की क्या विशेषताएं, हालांकि आ सकता है कि वैज्ञानिक मत कंप्यूटरीकरण स्तर पर विकास कैसे हुआ, साहित्यिक भाषा में स्वाधीनता कैसे बनी, या फिर स्वाधीनता संग्राम की संपर्क भाषा कैसे बनी। तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। अब जरा सा बताओ कि पाली पढ़ा है किसी ने? जैसे पाली भाषा का अगर आए, एक सवाल आ सकता है, क्योंकि पाली भाषा क्या है इस पर अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। जैसे एक नामकरण वाला देखा होगा ना आपने, कि नामकरण के आधार पर पाली भाषा को समझाओ, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो किसी के पास कुछ पता है, किसी को कुछ पता है कि पाली भाषा कैसे विकसित हुई या फिर कहाँ से क्या माना जाता है? क्योंकि संस्कृत के बाद जो सबसे पहले निखर कर आया तो पाली था। तो पाली के बारे में कुछ पढ़ा है आज? हेलो, पाली के बारे में कुछ पढ़ा है? नहीं सर, पाली नहीं पढ़ा। निशान सर निशान भाई पढ़े होंगे। निशान जी, आप बोल सकते हो क्या, पाली के बारे में कुछ पढ़ा है? जैसे अगर आ गया, हालांकि आज तक नहीं आया, लेकिन अगर आ गया कि पाली के नामकरण के आधार पर उसको समझाइए कि कहाँ से विकसित हुआ, कैसे विकसित हुआ। अगर हम इसको समझ लेंगे ना तो थोड़ा और क्लियर होगा बात। पाली अगर नहीं पढ़ा हो तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़े विशेषता समझेंगे, तो वहां पे सवाल किए जा सकते हैं। जैसे पाली जो है, पल्ली बोलते हैं, ग्राम को पल्ली बोलते हैं। और अगर गांव की भाषा होगी, ग्रामीण भाषा होगी, तो वो पाली कहलाएगी। तो एक तो आधार ये हो गया कि प्राचीन काल में गांव को पल्ली बोला जाता था, पल्ली मतलब ग्राम, और ग्राम की भाषा को पाली बोला जाता था। तो आप एक चीज ये बता दोगे कि विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में पाली भाषा मतलब पल्ली ग्राम होता था और ग्रामीण भाषा को हम पाली कहकर बुलाते थे। दूसरा, कि पाटिलपुत्र से ये उत्पन्न हुआ है, तो इसको हम मगध की भाषा कह सकते हैं, और पाटिलपुत्र को पाली मान लिया हमने, तो कह दें कि पाटिलपुत्र से, पाटिलपुत्र शब्द से या फिर पाटिलपुत्र जगह से ये मगध की भाषा को हम पाली भाषा कहते हैं। दूसरा मत ये आता है विद्वानों का कि पाटिलपुत्र से पाली बना है, जो मगध की भाषा का क्षेत्र आता है। तीसरे लोग विद्वान क्या कहते हैं? लाइट गई। तीसरे विद्वान क्या कहते हैं कि पाली का अर्थ होता है पंक्ति। और अगर हम विचार करें ना, तो पाली भाषा जो सबसे अधिक मिलेगी वो आपके बुद्ध के वचनों में मिलेगी, और बुद्ध के वचन पंक्तियों के रूप में, सूक्त के रूप में उपस्थित हैं। तो एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि पाली का अर्थ अगर पंक्ति हुआ, और बुद्ध के वचनों में, या फिर जैसे सुत्त पिटक हुआ, विनय पिटक हुआ, धर्म परिवर्तन सूत्र हुआ, तो वहां पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पाली बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो सूक्त के रूप में, पंक्ति के रूप में सामने आएगी। तो पाली का एक अर्थ अगर पंक्ति हुआ, तो ये मत भी काफ़ी अच्छा है कि हाँ, कह सकते हैं पाली पंक्ति है। और पंक्ति मतलब बुद्ध के वचन में काफ़ी पंक्तियाँ मिलती हैं, तो पाली पंक्ति कह सकते हैं, वहीं से विकास हुआ। क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा जाएं तो बुद्ध ये चाहते थे कि मैं संस्कृत में या फिर लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में ना लिखूं, मैं एक ऐसी भाषा में लिखूं जो आम जन की भाषा हो। और पाली आम जन की भाषा, जैसे यूपीएससी के पीवाईक्यू में एक बार पूछा था कि महिलाएं और निम्न पुरुष या फिर मजदूर वर्ग प्राचीन काल में कौन सी भाषा यूज करते थे? ऑप्शन था पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ। तो अब पाली तो उच्च वर्ग के लोग यूज करते थे, प्राकृत जो भाषा थी तो वो जो महिलाएं होती थी या फिर निम्न वर्ग के लोग होते थे
वो यूज करते थे। तो यूपीएससी के में प्री में भी ऐसे सवाल आते हैं हिंदी लिटरेचर से, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि प्राकृत शब्द का तद्भव मानते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि प्राकृत से उत्पन्न हुई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत घिसकर हुई पाली, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत से दोबारा जो दूसरी अवस्था बनी, तो वो अवस्था बनी प्राकृत की। तो कुछ विद्वान का ये भी मत है कि प्राकृत शब्द तद्भव मानते हैं। और एक अर्थ होता है पाली, मतलब पालने वाली। अगर बुद्ध के साहित्य को देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि बुद्ध का साहित्य पालने मतलब उनके एक सेकंड, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। पाली और प्राकृत आम जन यूज करते थे, लेकिन उसमें भी डिफरेंस था कि पाली जो है वो पुरुष वर्ग यूज करता था। जैसे बुद्ध ने लिखा है तो वो पुरुष वर्ग है या फिर उच्च वर्ग है, वो यूज करते थे। उससे भी निम्न लोग जो यूज करते थे, लोगों को पाली भी यूज करने नहीं दिया जाता था, प्राकृत यूज करने दिया जाता था। तो मैं वैसा बोल रहा हूँ कि पाली जो है पालने वाली, मतलब बौद्ध साहित्य को पालने वाली भाषा के रूप में मान सकते हैं। तो 5 तरह के मत हमको मिले। पाली मतलब पल्लीग्राम से हो गया एक अर्थ, ग्रामीण भाषा। दूसरा अर्थ पाटिलपुत्र से लेते हैं, मगध की भाषा। लेकिन इस भाषा का खंडन, इस मत का खंडन हो जाता है, क्योंकि मगधी से मेल ही नहीं है प्राकृत का। क्योंकि मगधी अलग है, पाली अलग है, ये संस्कृत से जस्ट बगल की भाषा है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो दूसरा मत खंडन हो जाता है। आप लिखते चलो साथ में तो ज्यादा बेटर है। तीसरा मत बोलता है कि पाली मतलब पंक्ति होता है, ये बुद्ध के वचन से पंक्ति उत्पन्न हुई तो उसको कह सकते हैं। चौथा मत बोलता है कि प्राकृत शब्द के तद्भव से पाली बना है। तद्भव मतलब नया शब्द जो उद्भव हुआ है वो पाली बना है, जैसे अभी बताया ना मैंने। तो कुछ लोग ये मत देते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राकृत तो बाद की है, तो यहाँ पे इस मत का खंडन हो जाता है। और पाली का अर्थ अर्थ हो गया पालने वाली, मतलब बौद्ध साहित्य को पालने वाली। तो आप देखोगे ना, पाली उज्जैन और मथुरा के बीच की भाषा है जिसका जन्म हुआ। तो एक समझो, हम अभी जस्ट बात कर रहे हैं कि पाली का नामकरण कैसे हुआ। अब हम पाली की भाषिक विशेषता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात करके करते हैं हम। कॉन्सेप्ट तो मैंने एक सोचा कि ठीक है हो जाए। अब भाषिक विशेषता में जैसे स्वर में आप अपभ्रंश या अवहट्ट का पढ़े हो। हस्व स्वर्ग कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर्ग कौन से होते हैं, कुछ पढ़ा है? पढ़े हैं सर थोड़ा। हाँ, तो हस्व स्वर्ग क्या होता है, हस्व स्वर अपभ्रंश में? अब ब्रांच में सर। अच्छा सर। हास्य स्वर पता है? स्वर दो तरह के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, हस्व मतलब छोटा। जैसे हाँ हाँ आ ई उ ए ओ, दीर्घ में आ ई उ ए ओ। हाँ ठीक सर, है। इसमें आ। हाँ हाँ सर, इसमें आ मिलकर ओ आ हो जाता है, ई मिलकर बड़ा ई हो जाता है। ये संयुक्त स्वर हो गया, वो अलग बात है। मैं भाषिक विशेषता की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हस्व स्वर होगा। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे जब आरंभिक हिंदी में, तो वहाँ ए और अ होगा ना, वो मिलने लगेगा। लेकिन पाली में नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जटिल है। संस्कृत में आपको आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ए और अ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लोप हो जाता है। जैसे सैल का सिल हो जाता है, कौशल का कोसल हो जाता है। तो ये सब विशेषता आपने पढ़ी होंगी। तो आप देखो पाली भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, अपभ्रंश और अवहट्ट की तरह ही है। लेकिन सर और पाली में, हाँ, सर बोलिए। लेकिन सर पाली में जो यूज होता है वो बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते हैं, उसको सिर्फ लिखने योग्य उसको यूज करता है लिखने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही, पाली को लिखने की भाषा माना गया। और प्राकृत यूज होने लगी थी, और प्राकृत भी ज्यादा पाली से भिन्न नहीं है। हाँ, कुछ 19-20 अंतर है, बाकी ज्यादा अंतर नहीं। क्योंकि सर सही कह रहा हूँ। सर क्योंकि ये कुलीन लोग ज्यादा यूज करते थे ये शब्द को। हाँ बिल्कुल, कुलीन लोग ज्यादा यूज करते थे। और जो निम्न, जैसे अभी मैंने बताया ना यूपीएससी का पीवाईक्यू, तो वहाँ प्राकृत इसीलिए आंसर था क्योंकि महिलाओं को और निम्न वर्ग को कुलीन नहीं माना जाता था। बिल्कुल सही पकड़ा आप। अब ऐसे देखो, ऐसे अगर हम अंतर देख के, ऐसी विशेषता देख के समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। अब दूसरा बात, आपने अपभ्रंश या अपहट्ट में पढ़ा होगा कि री का लोप हो जाता है। अपहट्ट में, अपभ्रंश में आपने देखा है कि री के स्थान पर री हो जाता है। जी सर जी। हाँ,
तो वैसे ही पाली में क्या होता है, री स्वर लुप्त हुआ, उसके जगह पे आ रूप, ई रूप या उ रूप आएगा। जैसे नृत्य, नृत्यम, नृत्यम का क्या होगा? या नित्यम का फिर सर। हाँ, ऋतु का क्या होगा पाली में? ऋतु, ऋतु, ऊ तो हो जाएगा सर, ऋतु को उ तो हो री कह के जाएगा, हट हाँ। जाता है, ऊ तो हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आया, उ रूप आ गया। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे आ गया कृत्य, तो कृत्य में आप समझो कि कृ, क्रीम हो जाएगा, क्रीम हो जाएगा सर, क्रीत का क्रीम, क्रीम क्रीम को क्रीम हो जाएगा सर, नहीं कृ पता है। वो देखो अबहट्ट में होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब ता रूप होता है ना, तो कृदंत रूप का पाली में थोड़ा, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, तो पाली में लोप होने लगा था और द्वितीकरण होके चा रूप आने लगा था। तो कृत्य का कच्चम हो जाएगा, नृत्य का नच्चम हो जाएगा, तो ऐसे होने लगा था पाली में। और संस्कृत में आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा ली रूप यूज किया जाता है, ली जो लकार होता है ना, तो उसका यूज किया जाता है। लेकिन पाली में लिर, लिरी समझ रहे हो, ला के ऊपर, ला के नीचे री की मात्रा, तो वो समाप्त होने लगती है। जैसे कृत सर, कृत, जैसे कृत, इसमें कृत, कृत, कृत का क्या हो जाएगा जरा बताओ? कृत का सर, ए, क्रुत, क्रूम हो जाएगा, हाँ, क्रुत हो जाएगा, क्रुत कुरूप हट हो जाता है सर। जाएगा। हाँ सर, थोड़ा तो याद पड़ा है, हट जाता है। हाँ, कुरूप हो जाएगा। अब देखो, ये मैं विशेषता आपको बताता हूँ, आप कारण बताना, मतलब उदाहरण बताना। ईकारांत उकारांत के साथ लगने वाले विसर्ग गायब होने लगते थे। ईकारांत समझते हो, जिसके अंत में ई आए। उकारांत मतलब जिसके अंत में उ आए। और कहीं कहीं आप मान सकते हो कि अकारांत में भी विसर्ग रूप, विसर्ग जानते हो, जैसे आ, सह, सह के बाद जो बिंदी लगी होती है, मतलब जो ना तो स्वर होते ना तो व्यंजन होते, वो विसर्ग होते हैं हर रूप में। तो इकारांत उकारांत और कहीं कहीं आकारांत में विसर्ग गायब होने लगे थे। अब जैसे मैं बोलूं अग्नि, तो इसको क्या बनाओगे आप? आग हो जाएगा सर। पाली में, पाली में पाली में केवल यहाँ पे विसर्ग रूप गायब करना है। जो लास्ट अग्नि है, जो आह के हाँ हाँ जो सर, दो मात्राएं होती है ना, सिर्फ वो गायब करना है पाली में। थोड़ा अग्नि। लिख के बताऊं? अग्नि, यहाँ पे लिखा ही नहीं जाएगा शायद, एक सेकंड। हाँ, इसका क्या होगा, अग्नि है। थोड़ा सा सही याद नहीं पड़ा वो, क्योंकि अभी बताया तो विसर्ग गायब हो जाएगा, यानी जो तो दो अगी, बिंदियां तो लगी हैं। अगी, तो अगी तो सर नहीं हो जाएगा। गा और ना गायब, हाँ देखो अग्नि हो जाएगा, विसर्ग रूप गायब हुआ, अग्नि हुआ। जैसे मैं बोलूं धेनु, धेनु का क्या हो जाएगा? धेनु का, धे, धेन, धेनु क्या सर, धेन हो जाएगा, धेन सर। हाँ, धेनु हो जाएगा, समझ गए ना? हाँ सर, आगे क्योंकि थोड़ा आगे सा बढ़ा जाए। अभी मैं आपसे बढ़ा। करवाऊंगा, मतलब एक साहित्यिक उदाहरण, जैसे बोला था ना आपको कि अ, अभी एक उदाहरण दूंगा, उसको आपको करना पड़ेगा पाली भाषा में, ठीक है? अब व्यंजन में चलते हैं। तो व्यंजन में, हाँ परफेक्ट, धेनु हो जाएगा। व्यंजन में क्या है, अंगावर्ण नहीं था, इया नहीं था, बाकी सब कुछ था। साह, छात्रा, ज्ञान नहीं था। लगभग टोटल मान के चलो, 4 4 8 10 32, टोटल 32 थे, ठीक है? और सा और सा, जो एक होता है तालव्य सा, एक होता है दंतव्य सा, तो दोनों गायब होके केवल एक सा, जो सरौता वाला सा होता है ना, केवल एक सा हो जाता है। तो भाषिक विशेषता में हमने क्या क्या पढ़ा? ह्रस्व दीर्घ में सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, ए और अ जटिल थे, इसलिए ए और गायब होके ए और ओ रूप में थे। री नहीं यूज होता था, री की जगह आ रूप, ई रूप, उ रूप हो जाता था। ली, संस्कृत का ली समाप्त हो गया था। इकारांत उकारांत के साथ जो विसर्ग लगेगा, या फिर अकारांत भी मान लो, और चीजों के साथ जो विसर्ग लगता था वो आसानी से नहीं हटता। लेकिन इकारांत उकारांत और आकारांत के साथ जो विसर्ग लगता था,
वो गायब हो जाता था। और व्यंजन में सा और सा, खटकोण वाला सा और सलजम वाला सा, दोनों की जगह पे केवल एक सा था। जैसे अगर मैं लिख के बताऊं, मनुष्य, मनुष्य, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो आप विसर्ग हटाओगे क्योंकि अकारांत रूप है, ठीक है। अब क्या होगा इसका, तो इसमें मन नहीं हो जाएगा क्या? नहीं। देखो ये खटकोण वाला सा है, ये उसको सब गायब करोगे, उसको गायब करोगे कि नहीं करोगे। इसमें कर देंगे तो मन कर देंगे सर इसमें। हाँ, तो उसके साथ अगर या भी लगा है ना, तो या भी गायब कर दो, तो पाली में हो जाएगा इसका मनुष्यो। हम्म। मनु, सर नहीं थोड़ा नहीं, सा इसमें तो पाली में ये हो जाएगा मनुष्यो। देखो केवल विसर्ग नहीं हटाना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शा और शा जो थे, एक सा ये और एक सा, एक सा ये, इनके स्थान पर ये वाला सा हो गया था। धन कौन कौन सा, तालव्य, मूर्धन्य, दंतब। जो पहला वाला मैंने लिखा है सलजम वाला, इसको तालव्य बोलते हैं। जो दूसरा वाला मैंने लिखा है उसको बोलते हैं शायद, दूसरा वाला शाह को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य शाह बोलते होंगे। पहला तालव्य है, दूसरा मूर्धन्य है शाह। ये ये वाला शाह ये दांती सर, दा, दांती सर हाँ सर। दांत से बोलते हैं तो दंत शाह। तो समझ लो कि तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह गायब होके दंत शाह हो गए थे। क्योंकि आप थोड़ा सा समझो, महेश्वर सूत्र जैसे आपने सुना ही होगा, तो वहां पे चीजों को सरल बनाने के लिए अगर हम मूर्धन्य, मूर्धा का यूज करें, ताल का यूज करें, तो ताल और मूर्धा कितना कठिन है, भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। तो ताल और मूर्धन्य का यूज करने की बजाय हम अब दांत का यूज करके जो सा बोला जा सकता है उस सा से काम चला लेंगे, शाह, हो गई बात खत्म। तो मनुष्य का मनुष्यो हो गया, या फिर विसर्ग पहले लगा है तो विसर्ग गायब करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे एक चीज होता है दीर्घीकरण, एक होता है लघुकरण। तो कुछ शब्द जैसे कम कर दिया जाए, जैसे कि एक शब्द, कोई जैसे का शब्द है, अब का के स्थान पर अगर हम गा का यूज करने लगे तो हमारे पास कम शब्द बचेंगे। अभी जैसे 32 थे, तो अगर ज्यादा यूज करने लगेंगे गा का के स्थान पर, तो 31 बचेंगे। हुई ना बात, कम हुआ चीज। जब कम याद करने को रहेगा तो समझो सरल ही हुआ। तो मान लो लोक है, लोक, तो उसका क्या हो जाएगा, का के स्थान पर हम गा का यूज करने लगे पाली में, तो लोक का क्या हो जाएगा, लोग हो जाएगा, लोग का सर लोक लोग हो हो जाएगा जाएगा, नोट्स। बिल्कुल। या फिर जैसे अब ला और रा एक दूसरे के स्थान पर आ गए, ला और रा, एक उदाहरण दो, जैसे ला और रा एक दूसरे के स्थान पर आने लगे, एक उदाहरण दे सकते हो कोई। सर ल और लार हो जाएगा सर नोट्स। और हाँ, जै, जैसे लार है तो उसका राल हो जाएगा, मतलब पाली में ऐसे शब्द नहीं मिलते, लेकिन पाली में मान लो मिला अंगुली, तो अंगुली का क्या हो जाएगा, नहीं, दोनों एक दूसरे के स्थान पे आने लगे, तो ला का रा हो गया, रा जैसे भोजपुरी में क्या है, रा के स्थान पर रा आने लगा, लेकिन रा के स्थान पर रा नहीं आता, लेकिन पाली में ये एक दूसरे के स्थान पे आने लगे। जैसे मैंने बोला अंगुली, तो क्या हो जाएगा, छोटी ली समझ लो, मान लो अंगुली, तो क्या हो जाएगा इसका, ला के स्थान पर रा आने लगा था, या फिर रा के स्थान पर ला आने लगा था। जैसे अंगूर, अंगूर हालांकि पाली में शब्द नहीं था, मान के चलो, पहले हम केवल एग्जाम्पल से समझते हैं। अंगूर का क्या हो जाएगा, अंगुली का क्या हो जाएगा, इसमें हाँ अंगुरी हो गया, मतलब री छोटी कर लेना, ला में भी हाँ अंगूर का, ठीक है ठीक है।
समझ गए। अंगूर का क्या होगा? अंगूल हो जाएगा। रा के स्थान पर ला गया, ला के स्थान पर रा हो गया। चीजें सरल हो रही हैं कि नहीं हो रही है भाषिक विशेषता में? आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अब देखो, महाप्राण व्यंजन समझते ही होगे आप लोग। हाँ, ये भी पढ़ा है सर। तो महाप्राण व्यंजन में क्या क्या होता है? महाप्राण उतना सर याद नहीं पड़ा है, थोड़ा तो याद पड़ेगा। और सर देखो, पढ़ेगा तो याद पड़ जाएगा। महाप्राण वो होता है जो मतलब दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन, वो जैसे समझो कि कहानी है, नहीं, जैसे मान लो कथा है, तो इसमें क्या विशेषता है? हाँ, याद पड़ महाप्राण। जाएगा। क जैसे महा ख हो गया, घ हो गया सर। हाँ, और नहीं नहीं, च, खा और गा, हाँ बिल्कुल। और फिर छ हो गया, ज हो जाएगा। देखो समझो, पाली का केवल हम समझते हैं। पाली में क्या हुआ कि जहां जहां महाप्राण व्यंजन था, तो उसके स्थान पर हा वर्ड यूज होने लगा। हा जानते हो, हा से हल। जैसे कथा हो गया, तो कथा से क्या बना? कथा हो गया तो कथन हो जाए सर। महाप्राण का हा वर्ड यूज होने लगा। महाप्राण की जगह हा वर्ड यूज, हा रूप। महाप्राण हा रूप में हो गया। कथा का क्या होगा? जैसे गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती का क्या होगा? नहीं नहीं, पाली का केवल बताओ, गाथा सप्तशती का क्या होगा? हा रूप में आ जाएगा, गाहा सप्तशती। कथा का क्या हो जाएगा? कहा हो जाएगा। जथा का जहा हो जाएगा। समझ रहे हो बात? जैसे जी जी। कहानी कैसे बना? कहानी शब्द पहले था नहीं, पहले कथा ही था। लेकिन पाली भाषा से वो चीजें हमने सीखी कि महाप्राण हा रूप में आता है, तो कथा का कहा हुआ, कहा से कहना हुआ, कहना से कहानी हुआ। समझ रहे हो बात कैसे चल रहा है? हाँ, कहा हो जाएगा। जैसे एक ग्रंथ मिलता है गाथा सप्तशती, तो गाथा सप्तशती को गाहा सप्तशती बोलते हैं, क्योंकि पाली में महाप्राण व्यंजन में हा रूप हो जाता है, तो वो हो गया गाहा सप्तशती। अब जैसे हलंत जानते होंगे, पदांत हलंत स्वर रहित व्यंजन का लोप हुआ। स्वर रहित व्यंजन जानते हो? जैसे जगत, ता के बाद ता में हलंत लगना। हलंत जानते हो क्या तो, होता है? तो ये सर वो तो हट जाता है लास्ट में। जग हलंत हो में जाएगा यहाँ समझो, पर। हाँ, वो बिना स्वर के होता है। जैसे जगत लिखा हाँ, है, तो बिना तो जग स्वर हो के, जाए। ता जो है वो बिना स्वर के है। तो क्या किया गया, स्वर रहित व्यंजन का लोप कर दिया गया कि हम बिना स्वर के व्यंजन लेंगे ही नहीं, तो जगत का जग हो गया। समझ रहे हो बात? जी सर। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा समझ। हम्म। अब यो आ, सर कुछ कुछ पढ़े हैं तो पहले से अच्छा समझ में आ रहा है, पढ़े हैं तो कुछ कुछ। हाँ, अब देखो, एक चीज और हुई। और जैसे रा के प्रकार, तीन प्रकार होते हैं: रेफ, पदेन और उर्फ। ठीक है, ये पता है आपको, रेप, पदेन, उर्फ। जैसे नहीं। ट्रक में, सुनो, जैसे ट्रक में अलग रा लगता है, क्रम में अलग रा लगता है, सर्प में अलग रा लगता है। तो जो सर्प वाला रा है वो रेफ रा है, रेफ युक्त व्यंजन। जो नीचे रेफ, पदेन और उर्फ, तो जो सर्प में जो लगा है वो रेफ युक्त व्यंजन होता है, या फिर कर्म में जो लगा है रेफ युक्त व्यंजन होता है। तो आप समझो कि जहां पे रेफ युक्त व्यंजन हुआ, तो उस व्यंजन का द्वितीयकरण हो गया। द्वितीयकरण मतलब डबल हो गए। जैसे कर्म, अब आप हटाओ, रेफ युक्त व्यंजन हटा दो और व्यंजन का द्वितीयकरण कर दो, कर्म का क्या हो जाएगा? कर्म का क्या हो जाएगा? आ, कर्म, इसमें आपको पता है रेफ वाला रा हटाना है और
व्यंजन का द्वितीकरण कर देना है। द्वितीकरण मतलब डबल, एक तरह से समझो। देखो पाली समझ लेंगे ना तो बाकी और सरल ही सरल है सब। कर्म का क्या होगा? हेलो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। सर कर्मा हो सकता है क्या? कर्म का रेप हटा तो कम हुआ, लेकिन हम्म। व्यंजन का द्वितीकरण हुआ तो कम हो गया। हो जाए ना कम। हाँ हाँ कम हाँ। या टाइप में शायद लिखते नहीं बन रहा कम, खैर समझ गए होगे कम कैसे हुआ। ठीक है, जैसे सर्प का, तो सर्प में सर्पह मान ले है, मान लो है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। मान लो सर्पह है, सर्पह। तो संपा हो जाए तो संपपा हो जाएगा, दो गोपा हो जाएगा। नहीं नहीं, माँ क्यों ला रहे हो, माँ मतलब। देखो पहले तो विसर्ग है हम देखेंगे, तो जब विसर्ग देखेंगे तो विसर्ग को हटा के हम उकारांत लाएंगे। ठीक है, तो यानी विसर्ग हटा, उकारांत आया, और रेप हटा तो द्वितीकरण हो गया। तो क्या हो गया? सप्पो। सप्पो हो जाएगा ना। ये वाला सर थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो अभी हमने पढ़ा था कि विसर्ग को हटाकर, जैसे लास्ट में अगर आकारांत हो गया, हाँ पा आधा रहेगा, लास्ट में मान लो अकारांत हो गया तो विसर्ग हट जाता है और उकारांत हो जाता है। तो सर्प का सप्पो हुआ। ठीक है, मतलब सपो हुआ। अब पा का द्वितीकरण भी करो तो डबल पा हो गया, सप्पो हो गया। ठीक है, ये बात समझ गए हम। आगे बढ़ा जाए। जी सर। अब अगर पद के आरंभ में कोई भी रा आए, चाहे रेफ रा आए, पदेन रा आए, उर्फ रा आए, तो उस रा का लोप होगा ही। अब बताना। प्रिय, इसको हटा के बताओ क्या होगा। पहले तो देखो, सबसे पहले हमको दिखा विसर्ग है, हटा तो प्रियो हो जाएगा। फिर रेप भी हट गया तो पियो हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से बताओ। फिर थोड़ा सा देखो बताइए सर। देखो अभी हमने पढ़ा था कि आकारांत, उकारांत, इकारांत में अगर विसर्ग है तो विसर्ग का लोप होके उकारांत में वो बदल जाएगा। ठीक है, तो प्रिय है, लास्ट में आहा की मात्रा है, दिख रही है आपको? प्रिय। जी सर। तो पहले तो हमने विसर्ग हटा दिया तो प्रियो हो गया। ठीक है, अब ओके सर। हमने अगली विशेषता पढ़ी कि पद के आरंभ में आने वाले संयुक्त व्यंजन कहीं भी आए, चाहे रेफ आए, उर्फ आए, या पदेन आए, जैसे ये वाला पदेन है, तो वो रा गायब हो जाएगा। तो प्रिय का पियो हो गया। त्रिपिटक का, जैसे बोलूं मैं, त्रिपिटक, त्रिपिटक का क्या हो जाएगा? त्रा के साथ रा है तो इसका क्या हो जाएगा? बस इसमें रेफ क्या बोलते हैं, रा को हटा देना है, हो जाएगा। तो इसमें तो सर त्रिपिटक हो जाएगा ना, इसमें हटाएंगे तो। देखो त्रि हटा दे अभी त्रिपिटक। त्रा, त्रा जो है वो कैसे बनता है, ता और रा को मिला के त्रा बनता है, संयुक्त व्यंजन है। तो हम केवल ता ले लेंगे, रा का लोप हो जाता है, तो त्रि का ती हो गया। लिख के दिखाओ कैसे होगा। एक सेकेंड। आया कि नहीं समझ आया? देखो, हाँ, अरे शायद ये टाइपिंग नहीं होने दे रहा है गूगल। समझ गए हो शायद। रा का लूप करो ना, हाँ तिपिटक। ठीक है मैं समझ गया। वही मेरे साथ भी हो रहा है, टाइपिंग नहीं हो पा रहा है। तो ता के साथ जो रा है, रा का लोप हो गया तो त्रिपिटक हो गया। ठीक है, कितनी चीजें हमने सीखी, 11 चीजें हम सीख चुके हैं।
अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ह्रस्व और दीर्घ हमको पता ही है, उसमें ए और अ नहीं मिलता, तो ए और अ की जगह ए और ओ ही यूज किया जाता है। दूसरी चीज हमने सीखी, री स्वर लुप्त की ऊ आएगा। अब देखो यहाँ पे प्रिय था, वहां पे क्या आया, ई रूप है, तो वहां पे क्या आया, री के स्थान पे आ रूप, ई रूप, ऊ रूप आएगा। तो एक चीज तो हमने जरूर समझा कि प्री का पी हो गया, लेकिन वो ओ कहाँ से आया, दूसरे नियम से, तब जाके वो प्रिय का, प्रिय का पियो हुआ। तीसरी चीज, लृ ध्वनि समाप्त हुई। चौथी चीज, आकारांत, इकारांत, उकारांत के साथ लगने वाले जो विसर्ग हैं गायब हो जाएंगे। जैसे हमने देखा, अग्नि ही है अगर, तो विसर्ग गायब होके अग्नि हो गया। अब जब अपभ्रंश में आगे बढ़ेंगे ना, तो आग तक कैसे पहुंचेंगे, जैसे अग्नि है तो अग्नि से क्या बना, फिर आग तक कैसे पहुंचे, वर्तमान में अभी मानक हिंदी तक जब जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। व्यंजन में 32 व्यंजन तो थे, लेकिन तीन चीजें जैसे तालव्य सा और मूर्धन्य सा बोलना कठिन था, तो उसके स्थान पे हमने दंतव्य सा यूज करना शुरू कर दिया, तो मनुष्य का मनुष्य हो गया। का प्रयोग गा के रूप में करने लगा तो थोड़े और सरल, लोक का लोग हो गया, अ, रोग का मतलब रोक का रोग हो गया। ला और रा एक दूसरे के स्थान पर आने लगे, जैसे अंगूर हो गया तो अंगूल, अंगुली हो गया तो अंगुरी, ला रा के स्थान पे आ गया, ला रा के स्थान पे आ गया। आठवीं चीज सीखी। नौवीं चीज सीखी कि महाप्राण व्यंजन हा के रूप में प्रयोग होने लगा। मतलब कथा, महाप्राण था जो बड़ा था है, तो कथा है, तो महाप्राण की जगह हा रूप आने लगा, तो कथा से कहा हो गया, कहा से कहना हुआ, कहना से कहानी हुआ। तो अभी सिर्फ पाली समझ रहे हैं हम, पाली से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। पदांत हलंत में स्वर रहित व्यंजन को लोप कर दिए, जैसे जगत में ता के बाद जो हलंत होता है, तो ता व्यंजन वाला ता हटा दिए, जग बस बना दिए। अर्थात में, हालांकि अर्थात में अभी भी लगता है, उसमें लोप नहीं होता। 10वीं चीज क्या सीखी हमने, कि रेप में जो होता है, रेप मतलब उपल वाला रा, जैसे कर्म हो गया, सर्प हो गया, तो पहले तो रा हटाएंगे, और दूसरी बात, हम द्वितीकरण कर देंगे। कर्म में रा हटा तो कम हुआ, और माँ का व्यंजन का द्वितीकरण हुआ तो कम हो गया। 11वीं चीज क्या सीखी हमने, कि अगर संयुक्त व्यंजन आ रहा है, जैसे त्रि, त्रा और रा मिलके, प्री, पा और रा मिलके, तो वहां पे गायब हो जाता है, रा गायब हो जाता है। जैसे क्री, क्री में रा गायब हो जाता है, का बस बचेगा। प्री, पा बचेगा, रा गायब हो जाएगा। त्रि, ता बचेगा, रा गायब हो जाएगा। ऐसे जैसे बोलता है ना कोई कोई कि नोट्स में एक ही तरह के एग्जाम्पल दिए रहते हैं, तो शायद होता है कि कम नंबर मिलते हैं। आप खुद से समझ लो, अगर संयुक्त व्यंजन आपको पता है, कोई सा संयुक्त व्यंजन आपने ले लिया, जैसे ले लिया अ, समझो, कोई एग्जांपल पता है, कोई भी बताओ। और जैसे मृत्यु हो गया, तो मृत्यु में माँ के साथ री है, तो रा हटा दो, हो गया। मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। मित्तु हो गया, और ता का चा हो जाता है तो मिच्चु हो गया। कृत्य का जैसे नृत्य का नच्च हो गया। तो वही हम सब अगर विशेषता समझ जाएंगे। अब नई चीज समझो, एक चीज होती है ना, विद्युत, विद्युत, ये वाला धा पता है, मतलब धा और या दोनों मिला के है, आधा धा है, आधा धा हलंत वाला, और या है। तो ये देखो कितनी कठिन चीज है संस्कृत में। तो इसको सरल करने के लिए जा का उपयोग करने लगे। किस चीज का, जा का। तो अगर मैंने लिखा विद्युत, तो इसको बदलो, विद्युत को बदलो, क्या कर दोगे, बीजू तो हो जाएगा सनो। बिज्जू हो जाएगा। बीज, बीजू बीजू। हाँ, छा को कहीं खा बनाया गया, और कहीं पे छ बनाया गया, जैसे क्षमा, क्षमा, इसको क्या लिखा गया, क्षमा, छ,
तो समझो छा की जगह पे छा आया। देखो कितना सरल किया जा रहा है ना। हम देख रहे हैं व्यंजन में पहले तो 32 ही थे, साथ में कितनी चीजें कम की जा रही हैं। छा के स्थान पे कभी खा होने लगा, कभी आधा छा और चा होने लगा, जैसे पक्षी का पक्षी होने लगा। फिर अभी जो लास्ट वाला, अभी जैसे हमने बोला ना कि त्या और या आता है, तो त्या के स्थान पे त्या कैसे लिखेंगे, हाँ, त्या के स्थान पे क्या होने लगा, चा का डबल चा होने लगा। हम्म, क्या है, तो सत्य क्या क्या बनाओगे, सत्यम, मान लो सत्यम है, तो त्या की जगह च आने लगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सक्षम। माँ वही है बिंदी जो ऊपर लगी है। हाँ, ये संस्कृत में भी चल रहा है ऐसा होता है। तो अब एक कोशिश की जाए संस्कृत से बनाया जाए, मतलब मैं एक देता हूँ, उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे। देखो, सर्व सर्वे भवन्तु, एक सेकेंड, भवन्तु सुखिनः, लिख दो कोई, सुखिनः। एक सेकंड मैं कॉपी कर लेता हूँ गूगल से। और सर, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। बोले सर कुछ। किसमें, हाँ सर बोलिए। कि ये पाली भाषा वाला सभी जैसे वर्ड आप सब बताया था, इसका आपसे मेरे को रिकॉर्डिंग को फिर से लिखना पड़ेगा, या तो इसका नोट सर कैसे होगा, क्योंकि इसमें पाली भाषा का उतना यूज नहीं हुआ है, जैसे कि अब भ्रंश में देखा था तो वो बहुत कम यूज है सर। अरे देखो, पाली हमारे आवाज नहीं आ रही सर। क्वेश्चन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हेलो, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी सर। अब आ रही है, हाँ, अब आ रही है सर। ठीक है। देखो, सर्वे भवन्तु कट सुखिनः, कर सर्वे कट कट करके सर आ रही है। सन्तु निरामयम्। आ रही है सर। हेलो, हेलो। हाँ ये बोल रहा हूँ, है सर, बाय सर। बिल्कुल आवाज कट रही है क्या। हाँ सर।
हेलो। वॉइस। सर फिर से आप कट करके ज्वाइन होइए सर ना। हेलो। हेलो। अब सही है। हाँ आप हाँ सही है सर। अब सही है। हाँ हाँ सही है। जी। तो भाषिक विशेषता हम समझ लिए हैं, ठीक है। अब केवल कोशिश करते हैं भाषिक विशेषता के आधार पर शब्दों को बदलने का। संस्कृत से पाली का विकास हुआ, तो सर्वे में सबसे पहले यहाँ दिख रहा है बा के ऊपर रेफ लगा है, रा की ऊपर वाली मात्रा, तो सबसे पहले उसको हटाएंगे। पता ना रूल नंबर कौन सा, 8वां है ना शायद। फैन सर कट करके आ रही है। क्या रूल बोलता है? अब ठीक है। हेलो। जी सर ठीक है। हाँ सुनो। क- हाँ, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है भाषिक विशेषता, ठीक है। केवल भाषिक विशेषता के आधार पर हम बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सरल हो जाएगा कि अगर हमने संस्कृत को पाली में बदला, फिर कोशिश करेंगे पाली का प्राकृत में बदलने का, प्राकृत से अपभ्रंश में जाएंगे, अपभ्रंश अपभ्रंश को हम अभट्ट में देखेंगे, और फिर पुरानी हिंदी तक जाएंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन करके देखते हैं एक बार, जितना भी होता है। तो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सर्वे को क्या बनाओगे? रूल नंबर 11 पता है आपको, याद है? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? बा के ऊपर रेफ दिख रहा है, मतलब रा के ऊपर वाली मात्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर्वे, जी जी। सर्वे, सर्वे, ठीक है। इसको क्या बना सकते हो? सर पहले सर। तो रेफ हटाएंगे, रा हटाएंगे, सबे होगा, होगा। यस सर। फिर दूसरी बात, जब मतलब रा हटता है रेफ, तो बा का द्वितीकरण हो जाता है, व्यंजन का द्वितीकरण। तो सर्वे की जगह क्या हो जाएगा? सब्बे नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, हम्म, सर्वे की जगह सब्बे हो जाएगा। अब भवंतु का क्या होगा? भवंतु हालांकि पता है, जैसे एक चीज होती है व्याकरणिक विशेषता। व्याकरणिक विशेषता में क्या होने लगा था कि ता रूप गायब, मतलब कृदंत जो रूप था वो गायब होने लगा था। तो कृदंत रूप गायब, जैसे पहले तो एक तरह से व्याकरणिक विशेषता में और भी होता है कि विभक्ति के रूप में परसर का प्रयोग होने लगा था, आगे या पीछे लिखा जा सकता था। मतलब संस्कृत, लौकिक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत की तरह उतनी सॉलिड नहीं थी। तो क्या पहले व्याकरणिक विशेषता भी पढ़ ली जाए, उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं? जैसे सर्वे का आप सब्बे कर लोगे, या फिर हाँ कर ही लेते हैं, व्याकरणिक भी कर ही लेते हैं, तभी कर...
बोलो, बोलो, बोलो। अभी हमने पढ़ा है जस्ट कि अगर आकारांत, इकारांत, उकारांत के बाद विसर्ग आता है तो विसर्ग का लोप करके हम उकारांत के साथ चले जाते हैं। हाँ, तो निरामयो हो जाएगा, निरामयो। और भवंत सुखिना को देखो, सुखिना वर्ड को पहले तो विसर्ग हटाएंगे, क्योंकि अकारांत में रूप है, तो सुखिनो हो जाएगा। हाँ, सुखिनो। हाँ, बिल्कुल। भवंत को मैं अभी इसलिए नहीं बदलवाना चाह रहा क्योंकि देखो, कृदंत रूप हटने लगा था पाली में, जैसे ता था जो, तो हा रूप में आने लगा था, तो उसको अगर बदलना है तो भव ही होगा, या फिर भवहो होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा व्याकरणिक विशेषता, तो पहले चाहो तो व्याकरणिक विशेषता भी आज ही पढ़ लेते हैं। भाषिक विशेषता हमने समझ ली है, ज्यादा अलग नहीं है, ना तो अभट्ट ज्यादा अलग है, ना तो अपभ्रंश से ज्यादा अलग है। अब हमने पाली को समझ लिया, प्राकृत में भी थोड़ी चीजें हैं, नोट्स मैंने बनाया है, आप भी कोशिश करना अपने से बनाने का। हाँ, भवो होगा। व्याकरणिक रूप भी पढ़ लें, ज्यादा कुछ है नहीं व्याकरणिक रूप में भी, देखो पढ़ ही लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमको पता ही है कि भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, तो सरलीकरण होने लगता है। तो सबसे पहली चीज होगी कि नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। अब आप अवहट्ट में देखोगे, अपभ्रंश में देखोगे, तो पूरी तरह से नपुंसकलिंग गायब होता दिखेगा, लेकिन यहाँ पे लेकिन लोग। हाँ, लेकिन सर कभी कभी यूज में होता है। देखो क्या कर दिया गया था अवहट्ट अपभ्रंश में, कि नपुंसक लिंग के जो शब्द थे, या फिर शब्द ही बोलते हैं, जो शब्द थे उनको शामिल कर दिया गया। अ, इसमें क्या बोलते हैं, पुल्लिंग में शामिल कर दिया गया, उसको भी पुल्लिंग ही बना दिया गया, क्योंकि एक इतिहास के नजरिए में देखो ना, तो चीजें थोड़ा पुरुषवादी समाज होने लगा था, या तो इसका प्रभाव होगा, या तो भाषा को सरल, जैसे 32 रूप देखे हमने, व्यंजन में 32 रूप होता है, संस्कृत में 8 विभक्तियां होती हैं, और 3 वचन होते हैं, और 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। 8 त्रिक 24, 24 त्या 72, और अगर एक दो कारक को बदल दें, या फिर एक दो विभक्ति समान होंगी, तो टोटली 56 प्रकार के शब्द तो बनेंगे, या फिर 56 प्रकार की संरचना तो बनेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा कम करेंगे, जैसे हमने नपुंसक लिंग को समाप्त कर दिया, द्विवचन को समाप्त कर दिया, तो एक एक कम हुआ, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, अब कितने में आ गया, 32 में आ गया। अपभ्रंश में ऐसा क्यों होता है कि निर्विभक्तिक रूप बिल्कुल समाप्त हो जाता है, केवल परसर्ग बनता है। तो हम संस्कृत में अगर केवल जाएंगे, तो देख ही रहे हो 72 टाइप के रूप बनेंगे, लेकिन अगर हमने निर्विभक्ति को हटा दिया, तो फिर हमें केवल एक साधारण सी व्याकरणिक संरचना मिलती है। तो संस्कृत में आप देखोगे ना, बहुत कठिन है संस्कृत। तो इसलिए कोशिश, जैसे निर्भवक्तिक रूप में आप दूसरी लाइन पढ़ोगे, जैसे नोट्स अगर आपने खोला होगा, दूसरी लाइन आप पढ़ोगे अपभ्रंश या अवहट्ट में, कि निर्भवक्तिक रूप समाप्त हो गया, वचनों में केवल 2 वचन बचे, लिंग में केवल 2 लिंगी व्यवस्था होने लगी। तो ये किस लिए किया गया, क्योंकि उसको थोड़ा सरल किया जाए, जहां 72 होता या फिर 56 होता, तो उसकी जगह केवल 32 बचे, तो इसके लिए। तो इसको हम कल करते हैं। सर कुछ वर्क करना है, हाँ ठीक है, आप जा सकते हो, अभी हम कल करते हैं। और समझो कि कल हम क्या क्या करेंगे, पाली की थोड़ी व्याकरणिक विशेषता करेंगे, और अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी की ये सारी विशेषता बनाएंगे। और जैसे अभी हमने किया ना कि संस्कृत से पाली में ट्रांसलेट कर रहे थे, तो अब हम कोशिश करेंगे जब हम अपभ्रंश पढ़ें, तो अपभ्रंश से हम नई हिंदी, पुरानी हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर पुरानी हिंदी को अपभ्रंश हम कैसे बना पाएंगे। अगर हम ये कर पाए, मतलब हमने काम किया है। जैसे ट्रांसलेशन अगर सीख गए, तो वहां पे याद नहीं करना पड़ता कि ही इज गोइंग टू स्कूल, या फिर सी गोज, ऐसी चीजें नहीं याद करनी होती, कि यहाँ पे जब कर्ता के साथ ऐसा रहता है तो सिंगुलर प्लूरल, वो सब नहीं याद करना पड़ेगा। तो वैसा करेंगे थोड़ा थोड़ा। और पाली लगभग समाप्त हो गया, भाषिक विशेषता हमने जान ली है, व्याकरणिक विशेषता में
थोड़ा-सा है कि कृदंत रूप समाप्त होने लगे थे। चीज़ें जैसे स्वरांत होने लगा था। स्वरांत हमने पढ़ा है ना, जगत का जग हो गया या फिर और क्या होता था, कर्ता और कर्म, कारक बिना विभक्ति के परसर्ग। जैसे अभी मैंने बताया ना कि 32 टाइप हो गए, 8 दूनी 16, 8 विभक्तियां, 2 वचन और 2 लिंग, तो 32 होने लगा। लेकिन और सरल, अगर 32 भी बहुत ज्यादा है, 32 टाइप से अगर चीजें बनाई जा सकती हैं तो कितना ज्यादा है। तो और सरल करने के लिए क्या किया गया कि कर्ता और कर्म को, कर्ता कर्म तो संस्कृत में पढ़ा ही होगा, कर्ता कर्म को बिना विभक्ति के केवल परसर्ग से, जैसे ही परसर्ग होता है ना, परसर्ग से व्यक्त करने लगे। करण और अपादान लगभग समान से होने लगे। आप थोड़ा सा गूगल वगैरह करना, देखोगे तो वहां पे करण संप्रदान कितने सरल सरल से हैं कि सेम सेम, ताभ्याम ताभ्याम, तृतीया में भी पंचमी में भी, तो सेम सेम होने लगे या फिर उनमें अंतर समाप्त कर दिया गया। और क्या चीज हुई, द्वितीया कभी कभी सप्तमी के स्थान पे आ जाता, या फिर सप्तमी कभी द्वितीया के स्थान पर, तृतीया भी कभी कभी सप्तमी के स्थान पर। तो अब देखो कितने कम हुए, कर्ता कारक समान हुए, तो एक यहाँ पे खत्म हुआ। मतलब 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 बचा। करण और अपादान अंतर समाप्त किया गया, तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24 बचा। द्वितीया कभी सप्तमी के आधार पे आने लगा और तृतीया कभी सप्तमी, तो दो अंतर और खत्म हुए, तो इसको एक ही मानो। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20। अब जहां पे 72 टाइप बनना था, तो संस्कृत सरल होके प्राकृत में 20 टाइप पे आ गई। तो ये होती है व्याकरणिक संरचना। इसी व्याकरणिक संरचना में एक चीज और हुई कि अभी बोला ना कि कृदंत लास्ट में जहां पे ता होता है, जैसे सर्वे भवन्ति सुखिनः, संस्कृत में क्या है, भवन्ति, ता है। तो ता समाप्त हुआ और ता समाप्त होके ई रूप में आया, जैसे ता बना रहा और ई गायब हो गया। कभी कभी जैसे पठंती, तो पठंती का हो गया पठत, तो भवंती का हो जाएगा भवत बहुत संस्कृत में। हाँ, भवत हो जाएगा। और कभी कभी क्या हुआ कि जैसे लिखा है पठती, तो पठती में ता गायब हो गया, ई बचा रह गया। कभी कभी क्या होता है कि ता बचा रहता है, पठ ई गायब हो जाता है। ठीक पठाई है, सर यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो इसमें साथ में क्या ईकारांत है ना, तो उसके साथ पठन क्या भवंती है, तो भवत हो जाएगा। सर्वे का हमने बनाया सब्बो, और भवंती का हम बनाएंगे कि भवत। सुखिना का हमने बनाया सुखिनो, तो सब्बो सुखिनो भवत, नहीं सब्बो सुखिनो भवत। आगे पीछे पाली में कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और क्या होने लगा, लिट लकार में प्रयुक्त होने वाला इष्य पाली में स हो गया। जैसे भविष्यति मान लो है, तो भविष्य, करिष्यति मान लो है तो करिष्य। जैसे आप साहित्य में पढ़े होंगे कि अ, कुछ तो पढ़े होंगे, आपने देखा होगा, जैसे आदिकाल में हालांकि मुझे एग्जाम्पल नहीं, आप देखना, करिष्यति से करिष्य हो गया, भविष्यत से भविष्य हो गया, पठिष्यत से पठिष्य हो गया। मतलब उसके स्थान पर इस्य के स्थान, एक सेकंड लिख ही देता हूँ, इस्य, इस्य के स्थान पर डबल सा हो गया, आधा सा और एक पूरा सा, वो लिख ही नहीं पाऊंगा मैं इस टाइपिंग में, तो वैसे हो गया। तो ये हो गई इसकी एक और विशेषता। और क्या हुआ इसमें व्याकरणिक उसमें, तो भूतकालिक क्रिया का विकास हुआ। जैसे अभी बोले कि पाली भाषा का हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान हुआ, तो भूतकालिक क्रिया वहां से ली गई। जैसे हम अगर भूतकाल की बात बताएंगे ना, था लगाएंगे, वह अक्सर बाजार जाता था, तो था रूप ये पाली से ही आया है। स्थितः का थी हुआ, भवंती का हुअति। जैसे अभी बोल रहा था ना कि भवंती का क्या होगा, तो हमने बदला तो अपने हिसाब से ठीक था, भवतो, लेकिन भूतकालिक क्रिया भी गायब हुई, तो भूतकालिक क्रिया गायब के भवंती का हमने बनाया हुवति, हा रूप में आया। हुवति का मतलब होता है होता। अभी वर्तमान में देखो, भूतः का हुआ, हुआ हो गया। तो सर्वे भवन्ति सुखिना का क्या हुआ, सब्बो हुवति सुखिनो।
ये हमने संस्कृत को पाली में बदल के रख दिया। तो ठीक है, यहाँ तक समझे। अब कल किया जाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, पहला पहला दिन था। कोशिश करते हैं सर कल से इस कम टाइम में। हाँ हाँ, सर इसमें बोलिए। थोड़ा सा पाली वाला में सर इसमें नोट्स, इसमें सर नोट्स एथी हो जाएगा क्या? हेलो। नोट्स इससे नहीं मतलब होता? नहीं समझे।